Are you frightened? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग, जो मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी। अगर आप इस मूवी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में आपको फुल मूवी के बारे में पता चल जाएगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग साल 2001 में रिलीज़ हुई एक ऐसी फिल्म है जिसने फैंटेसी सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये फिल्म केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, बलिदान, साहस और बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई का एक गहरा प्रतीक है। निर्देशक पीटर जैक्सन द्वारा बनाई गई ये फिल्म J.R.R. टोल्किन के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म दर्शकों को एक काल्पनिक दुनिया मध्य पृथ्वी में ले जाती है जहाँ जादू, एल्फ, बौने, हॉबिट, इंसान और दृश्य शक्तियों एक साथ मौजूद हैं। इस दुनिया को इसकी इतनी बारीकी और सच्चाई के साथ दिखाया गया है कि दर्शक खुद को इसका हिस्सा महसूस करने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह कल्पना को वास्तविकता का रूप दे देती है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी और गंभीर माहौल से होती है, जहां हमें एक शक्तिशाली अंगूठी वन रिंग के बारे में बताया जाता है। ये अंगूठी बुराई के राजा सौरान द्वारा बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पूरी मध्य पृथ्वी पर राज करना था। इस अंगूठी में इतनी शक्ति है कि ये किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है और उसे बुराई की ओर ले जा सकती है। यही अंगूठी पूरी कहानी का केंद्र बनती है। कहानी हमें एक छोटे से 7 गांव शहर में ले जाती है जहां हॉबिट रहते हैं, जहां का माहौल बहुत सरल, सुंदर और
शक्तिपूर्ण है। यही शांति फिल्म की भावनात्मक नींव बनाती है, क्योंकि आगे चलकर जब खतरे आते हैं तो हमें समझ आता है कि इस शांति को बचाना कितना ज़रूरी है। फ्रोडो बैगिस नाम का एक साधारण हॉबिट इस कहानी का नायक है, जिसे अनजाने में इस सबसे खतरनाक जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। पीटर जैक्सन ने मध्य पृथ्वी को जिस तरह से पर्दे पर उतारा है वह अद्भुत है। पहाड़, जंगल, नदियाँ, महल, गुफाएं और गांव, हर जगह इतनी खूबसूरती और विस्तार के साथ दिखाया गया है कि यह दुनिया असली लगने लगती है। दर्शक केवल कहानी नहीं देखता बल्कि उस दुनिया में जीने लगता है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा दर्शकों को धीरे धीरे इस विशाल कहानी के लिए तैयार करता है। ये जल्दबाजी नहीं करता, यह हमें किरदारों से जोड़ता है, उनकी जिंदगी दिखाता है और फिर धीरे धीरे खतरे की आहट देता है। यही धैर्य फिल्म को खास बनाता है। आज के तेज रफ्तार सिनेमा के मुकाबले ये फिल्म समय लेकर अपनी कहानी कहती है और यही इसकी ताकत है। फ्रोडो का किरदार मासूमियत और साहस का प्रतीक है। वह कोई योद्धा नहीं है, ना ही उसके पास कोई विशेष शक्ति है, फिर भी वह सबसे बड़ा बोझ उठाता है। ये दर्शाता है कि असली हीरो वही होता है जो डर के बावजूद सही काम करता है। उसके साथ उसके दोस्त सैम, मैरी और पिपिन भी कहानी को भावनात्मक गहराई देते हैं। गैंडाल्फ का किरदार इस फिल्म की आत्मा है। वह ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का प्रतीक है। वह फ्रोडो को सही रास्ता दिखाता है और उसे इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार करता है। गैंडाल्फ के संवाद और उनकी मौजूदगी फिल्म को गंभीरता और गहराई देती है। फिल्म का संगीत भी इसकी आत्मा का हिस्सा है। हावर्ड शोर द्वारा बनाया गया बैकग्राउंड म्यूजिक हर और से और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, चाहे शायर की शांति हो या सौरास का डर। संगीत पर भावना को मजबूती देता है। कुल मिलाकर फिल्म का पहला भाग दर्शकों को एक विशाल और जादुई यात्रा के लिए तैयार करता है। यह हमें बताता है कि आगे जो होने वाला है वह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष है। फिल्म का दूसरा भाग कहानी को एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां से यह केवल एक शांत गांव की कहानी नहीं रह जाती बल्कि पूरे मध्य पृथ्वी के भविष्य से जुड़ जाती है। गैंडाल्फ जब यह समझ जाते हैं कि फ्रोडो के पास जो अंगूठी है वह असली वन रिंग है, तब कहानी में गंभीरता आ जाती है। यह एहसास कि इतनी खतरनाक शक्ति एक छोटे से हॉबिट के हाथ में है, दर्शकों के मन में भी डर और चिंता पैदा करता है। यही से फिल्म और साधारण एडवेंचर में बदलकर एक महान काया यात्रा बन जाती है। गैंडाल्फ फ्रोडो को समझाते हैं कि इस अंगूठी को किसी भी हालत में सौरान के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूरी मध्य पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। इसी कारण फ्रोडो को इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि वह ना तो योद्धा है और ना ही उसे दुनिया की राजनीति का युद्ध का कोई अनुभव है। फिर भी वह इस काम को स्वीकार करता है जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी को दर्शाता है, साहस और कार्यनिष्ठा। इसके बाद फ्रोडो अपने दोस्तों सैम, मैरी और पिपिन के साथ शायर छोड़ता है। यह
अध्याय भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक शांत और सुरक्षित जीवन को पीछे छोड़कर वह अनजाने खतरे की ओर बढ़ते हैं। ये पल हर उस व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कभी अपने सपनों या कार्यालयों के लिए आराम को त्यागा हो। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, फिल्म का माहौल धीरे धीरे डरावना और गंभीर होता जाता है। काले कपड़ों में सजे नाज़गुल्स यानी रिंगेर्थ उनका पीछा करने लगते हैं। ये सौरान के सेवक हैं जो अंगूठी को वापस लाने के लिए भेजे गए हैं। इनका रहस्यमय और भयावह रूप फिल्म में सस्पेंस और थ्रिलर को बढ़ाता है। इन माध्यम में संगीत, कैमरा एंगल और लाइटिंग का इस्तेमाल बेहद प्रभावशाली है। फ्रोंडो की चोट और रिवेंडेल तक की यात्रा कहानी का एक भावनात्मक मोड़ है। जब वह नाज़गुल द्वारा घायल होता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इस समय अरबेन का प्रभाव कहानी को नई ऊर्जा देता है। अरबेन का साहस और करुणा दर्शाती है कि इस युद्ध में महिलाएं भी उतनी ही मजबूत हैं जितने पुरुष। उनका फ्रोंडो को बचाने का उद्देश्य फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है। रिवेंडेल पहुंचने के बाद कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहां सभी यात्रियों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। इंसान, एल्फ, बौने और हॉबिट, यह सभा फिल्म की वैचारिक नींव बनाती है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि अकेले कोई भी सौरान का सामना नहीं कर सकता, सबको मिलकर लड़ना होगा। यही विचार फेलोशिप की नींव रखता है। इस सभा में बोरोमिर, आरागोन, लेगोलास, गिम्ली और गैंडाल्फ जैसे महत्वपूर्ण किरदार सामने आते हैं। ये किरदार की अपनी सोच, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत है। बोरोमिर अंगूठी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर छिपी लालसा को दिखाता है। आरागोन अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने अतीत से डरता है। लेगोलास और गिम्ली के बीच की हल्की नोकझोंक कहानी में हास्य जोड़ती है। फ्रोडो का ये कहना कि वह खुद अंगूठी को मरोड़ कर ले जाएगा, फिल्म का सबसे प्रेरणादायक शख्स है। ये दर्शाता है कि नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आता है। इसी के साथ 9 सदस्य की फेलोशिप बनती है, जो इस प्रकार है: फ्रोंडो, सैम, मैरी, पिपिन, गैंडाल्फ, आरागोन, बोरोमिर, लेगोलास और गिम्ली। यह समूह अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का प्रतीक है, जो एक लक्ष्य के लिए एकजुट होता है। इसके बाद उनकी यात्रा पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली घाटियों से होती हुई आगे बढ़ती है। हर जगह नए खतरे और चुनौतियां उनका इंतजार करती हैं। पहाड़ों में तूफान का काराद्रम और गुफाओं में प्रवेश फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। इन हादसों से सिनेमाटोग्राफी और VFX का शानदार उपयोग हुआ है। काराद्रम की गुफाओं में बालरोग से गैंडाल्फ की लड़ाई फिल्म का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली दृश्य है। गैंडाल्फ का बलिदान दर्शकों को झकझोर देता है। उनका "यू शैल नॉट पास" संवाद आज भी सिनेमा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध संवादों में से गिना जाता है। ये दृश्य बताता है कि सच्चा नेता अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। गैंडाल्फ की मृत्यु के बाद फेलोशिप टूटने के कगार पर आ जाती है। सभी सदस्य दुख, डर और भ्रम में डूब जाते हैं।
ये हिस्सा फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है और दर्शकों को यह एहसास कराता है कि यह यात्रा आसान नहीं है और इसमें बलिदान जरूरी है। फिल्म का तीसरा भाग भावनात्मक रूप से सबसे अधिक गहराई वाला हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे बाहरी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक इंसान का अंदरूनी संघर्ष होता है। जैसे जैसे फॉलोशिप की यात्रा आगे बढ़ती है, अंगूठी का प्रभाव धीरे धीरे सदस्यों पर पड़ने लगता है। यह अंगूठी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह लालच, अहंकार और कमजोरी का भी प्रतिनिधित्व करती है। हर व्यक्ति इसके प्रभाव से अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर बोरोमिर पर दिखाई देता है। बोरोमिर एक बहादुर योद्धा है जो अपने राज्य गंडोर और अपने पिता के प्रति बहुत वफादार है। वह अपने देश को बचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहता है। इसी कारण वह अंगूठी को एक हथियार के रूप में देखता है। उसकी नज़र में यह अंगूठी सोरान को हराने का सबसे आसान रास्ता है। शुरुआत में उसकी सोच व्यावहारिक लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह लालच में बदल जाती है। फिल्म बहुत ही श्रमक्षा से यह दिखाती है कि कैसे ये एक अच्छा इंसान भी धीरे धीरे गलत रास्ते पर आ जाता है। बोरोमिर का फ्रोंडो के प्रति व्यवहार समय के साथ बदलता जाता है। पहले वह उसे एक छोटे और कमज़ोर साथी की तरह देखता है, लेकिन बाद में वह उसे अंगूठी का मालिक मानकर ईर्ष्या और असंतोष महसूस करने लगता है। वह फ्रोंडो को समझाने की कोशिश करता है कि वह अंगूठी उसे दे दे ताकि वह उसका सही उपयोग कर सके। ये दृश्य बेहद भावनात्मक है, क्योंकि इसमें ये देखते हैं कि बोरोमिर खुद अपने अंदर के संघर्ष से जुड़ रहा है। वह बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन अंगूठी उसकी कमजोरी को उजागर कर देती है। दूसरी ओर रागरना का किरदार इस भाग में और भी मजबूत होकर सामने आता है। शुरुआत में आरगिरना अपने राजसी अतीत से भागता हुआ दिखाई देता है। वह खुद को राजा बनने के लायक नहीं मानता। उससे डर है कि कहीं वह भी अपने पूर्वजों की तरह शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, वह धीरे धीरे नेतृत्व की जिम्मेवारी स्वीकार करने लगता है। गिडाल्फ की मृत्यु के बाद वह फॉलोशिप का अनौपचारिक नेता बन जाता है। रागरना का नेतृत्व बहुत शांत और विनम्र है। वह आदेश नहीं देता, बल्कि उदाहरण पेश करता है। वह सबसे आगे चलता है, सबसे पहले खतरे का सामना करता है और सबसे बाद में आराम करता है। ये गुण उसे एक सच्चा राजा बनाते हैं। उसका चरित्र यह संदेश देता है कि असली नेतृत्व श्रद्धा से नहीं, सेवा से आता है। इस भाग में लेगोलास और गिमली के रिश्ते में भी बदलाव आता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि एल्फ और बोनो के बीच पुरानी दुश्मनी है। लेकिन यात्रा के दौरान वह एक दूसरे की बहादुरी और ईमानदारी को समझने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती पनपती है, जो आगे चलकर पूरी एकता में एक मजबूत भावनात्मक धागा बन जाती है। ये दोस्ती दर्शाती है कि पुराने भेदभाव भी साझा उद्देश्य के सामने खत्म हो सकते हैं। फॉलोशिप जब लोरियन पहुंचती है तो कहानी में एक शांत और आध्यात्मिक माहौल आता है। यह स्थान एल्फों का पवित्र वन है, जहां समय जैसे थम सा जाता है। फिल्म का चौथा भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल अपनी कहानी के कारण महान नहीं, बल्कि उसकी तकनीकी और कलात्मक गुणवत्ताओं भी इसे अमर बनाती हैं। निर्देशक पीटर जैक्सन ने जिस सत्र की मेहनत, कल्पना शक्ति और
समर्पणता के साथ इस फिल्म को बनाया है, वह आज भी फिल्म निर्माता के छात्रों और निर्देशकों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने केवल एक उपन्यास को फिल्म में नहीं बदला, बल्कि एक पूरी दुनिया को जीवंत कर दिया। पीटर जैक्सन का निर्देशन संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भावनात्मक उद्देश्यों, एक्शन, संवाद और उदासीनता भावनाओं का इस तरह जोड़ा है कि कोई भी दबाव दूसरे पर हावी नहीं होता। फिल्म कभी भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ती। हर उद्देश्य को सांस लेने का समय दिया गया है। यही कारण है कि दर्शक कहानी से गहराई से जुड़ पाता है। जैक्सन जानते थे कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक यात्रा है, और उन्होंने उसी तरह प्रस्तुत किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एंड्रयू लैक्सी द्वारा की गई है, जो इस फिल्म की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यूजीलैंड के प्राचीनतम उद्देश्यों को जिस खूबसूरती से कैमरे में कैद किया गया है, वह मध्य पृथ्वी को वास्तविक बना देता है। पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की गहराई, नदियों की शांति और मैदानों की विशालता, सब कुछ दर्शकों को एक जादुई अनुभव देता है। वाइड शॉट्स हमें दुनिया का भव्यता दिखाते हैं, जबकि क्लोजअप शॉट्स किरदारों का भव्यानों का उजागर करते हैं। लाइटिंग और रंगों का प्रयोग भी बहुत सोच समझकर किया गया है। शायर को गर्म और हालांकि रंगों में दिखाना गया है, जो शांति और खुशी का प्रतीक है। हावर्ड शोर का संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उनका कंपोज किया गया बैकग्राउंड स्कोर भावनाओं को नई गुना बढ़ा देता है। शायर की थीम हमें सुकून देती है, फेलोशिप की थीम साहस जगाती है, और सोरान की थीम डर पैदा करती है। ये संगीत केवल बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी हैं। आज के अनुनिधि VFX के बावजूद इस फिल्म के प्रभाव आज भी प्रभावशाली लगते हैं। मिनिएचर मॉडल्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वास्तविक सेट्स का मिश्रण इसका संभावनिक है कि दर्शकों को फ़र्क महसूस नहीं होता। मेकअप, कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिज़ाइन भी फिल्म को बहुत अच्छा बनाते हैं। हर जाति का अपना अपना अलग अलग पहनावा, हथियार और वास्तुकला है। एल्फ के कपड़े हल्के और सुंदर हैं, बौनों के भारी और मजबूत, इंसानों के व्यवहारिक और सादा। ये विवरण फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है। प्रतीकवाद इस फिल्म को एक बेहतरीन महत्वपूर्ण पहलू है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और आलोचकों से भी प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि इसने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली है। यह केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की याद बन गई है। फिल्म के अंतिम भाग में जब हम पूरी कहानी, उसके भावनात्मक प्रभाव और कलात्मक सत्र को एक साथ देखते हैं, तब ये श्रेष्ठ हो जाता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल एक फैंटेसी फिल्म नहीं है, बल्कि यह सिनेमा की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये फिल्म दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि उन्हें सोचने, महसूस करने को, खुद से जुड़ने का मौका भी देती है। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह कल्पना और वास्तविक भावनाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाती है। अगर इस फिल्म की तुलना इसके बाद आने वाले भागों द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग पूरी यात्रा की नींव है। यहाँ दूसरे और तीसरे भाग में युद्ध, राजनीति और बड़े संघर्ष दिखाए जाते हैं। वही पहला भाग भावनाओं, रिश्तों और किरदारों को स्थापित करता है।
बिना इस मजबूत शुरुआत के आगे की कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी की सादगी और गहराई है। कहानी मूल रूप में से एक छोटे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी की कहानी है। फ्रेंडो जैसा किरदार साधारण ये सिखाता है कि हीरो बनने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि साहसी और ईमानदार होना जरूरी है। यही विचार इस फिल्म को हर उम्र और हर संस्कृति के लोगों से जोड़ता है। किरदारों की मजबूती भी इस फिल्म का मुख्य स्तंभ है। हर पात्र का अपना उद्देश्य, संघर्ष और विकास है। इस फिल्म का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसमें फैंटेसी जानर को सम्मान दिलाया। पहले फैंटेसी को बच्चों का मनोरंजन समझा जाता था, लेकिन इस फिल्म ने साबित किया कि यह गंभीर, पारंपरिक और कल्पनात्मक भी हो सकते हैं। इसके बाद बनी कई बड़ी फिल्मों और सीरीज इसी से प्रेरित हैं। अंत में अगर इस फिल्म को एक वाक्य में प्रतिभाषित करना हो तो यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल मध्य पृथ्वी तक नहीं जाती, बल्कि सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग का मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $897 मिलियन एंड इस मूवी का बजट है $93 मिलियन। सो आप ज़रूर देख सकते हो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग, जो मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी। अगर आप इस मूवी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में आपको फुल मूवी के बारे में पता चल जाएगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग साल 2001 में रिलीज़ हुई एक ऐसी फिल्म है जिसने फैंटेसी सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये फिल्म केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, बलिदान, साहस और बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई का एक गहरा प्रतीक है। निर्देशक पीटर जैक्सन द्वारा बनाई गई ये फिल्म J.R.R. टोल्किन के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म दर्शकों को एक काल्पनिक दुनिया मध्य पृथ्वी में ले जाती है, जहां जादू, एल्फ, बौने, हॉबिट, इंसान और दृश्य शक्तियों एक साथ मौजूद हैं। इस दुनिया को इसकी इतनी बारीकी और सच्चाई के साथ दिखाया गया है कि दर्शक खुद को इसका हिस्सा महसूस करने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह कल्पना को वास्तविकता का रूप दे देती है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी और गंभीर माहौल से होती है, जहां हमें एक शक्तिशाली अंगूठी वन रिंग के बारे में बताया जाता है। ये अंगूठी बुराई के राजा सौरान द्वारा बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पूरी मध्य पृथ्वी पर राज करना था। इस अंगूठी में इतनी शक्ति है कि ये किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है और उसे बुराई की ओर ले जा सकती है। यही अंगूठी पूरी कहानी का केंद्र बनती है। कहानी हमें एक छोटे से 7 गांव शायर में ले जाती है, जहां हॉबिट रहते हैं, जहां का माहौल बहुत सरल, सुंदर और शक्तिपूर्ण है। यही शांति फिल्म की भावनात्मक नींव बनाती है, क्योंकि आगे चलकर जब खतरे आते हैं तो हमें समझ आता है कि इस शांति को बचाना कितना ज़रूरी है। फ्रोडो बैगिस नाम का एक साधारण हॉबिट इस कहानी का नायक है, जिसे अनजाने में इस सबसे खतरनाक जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। पीटर जैक्सन ने मध्य पृथ्वी को जिस तरह से पर्दे पर उतारा है वह अद्भुत है। पहाड़, जंगल, नदियाँ, महल, गुफाएं और गांव, हर जगह इतनी खूबसूरती और विस्तार के साथ दिखाया गया है कि यह दुनिया
उसली असली लगने लगती है। दर्शक केवल कहानी नहीं देखता बल्कि उस दुनिया में जीने लगता है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा दर्शकों को धीरे धीरे इस विशाल कहानी के लिए तैयार करता है। ये जल्दबाजी नहीं करता, यह हमें किरदारों से जोड़ता है, उनकी जिंदगी दिखाता है और फिर धीरे धीरे खतरे की आहट देता है। यही धैर्य फिल्म को खास बनाता है। आज के तेज रफ्तार सिनेमा के मुकाबले ये फिल्म समय लेकर अपनी कहानी कहती है और यही इसकी ताकत है। फ्रोडो का किरदार मासूमियत और साहस का प्रतीक है। वह कोई योद्धा नहीं है, ना ही उसके पास कोई विशेष शक्ति है, फिर भी वह सबसे बड़ा बोझ उठाता है। ये दर्शाता है कि असली हीरो वही होता है जो डर के बावजूद सही काम करता है। उसके साथ उसके दोस्त सैम, मैरी और पिपिन भी कहानी को भावनात्मक गहराई देते हैं। गैंडाल्फ का किरदार इस फिल्म की आत्मा है। वह ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का प्रतीक है। वह फ्रोडो को सही रास्ता दिखाता है और उसे इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार करता है। गैंडाल्फ के संवाद और उनकी मौजूदगी फिल्म को गंभीरता और गहराई देती है। फिल्म का संगीत भी इसकी आत्मा का हिस्सा है। हावर्ड शोर द्वारा बनाया गया बैकग्राउंड म्यूजिक हर और से और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, चाहे शायर की शांति हो या स्वराज का डर। संगीत पर भावना को मजबूती देता है। कुल मिलाकर फिल्म का पहला भाग दर्शकों को एक विशाल और जादुई यात्रा के लिए तैयार करता है। यह हमें बताता है कि आगे जो होने वाला है वह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष है। फिल्म का दूसरा भाग कहानी को एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां से यह केवल एक शांत गांव की कहानी नहीं रह जाती बल्कि पूरे मध्य पृथ्वी के भविष्य से जुड़ जाती है। गैंडाल्फ जब ये समझ जाते हैं कि फ्रोडो के पास जो अंगूठी है वह असली वन रिंग है, तब कहानी में गंभीरता आ जाती है। यह एहसास कि इतनी खतरनाक शक्ति एक छोटे से हॉबिट के हाथ में है, दर्शकों के मन में भी डर और चिंता पैदा करता है। यही से फिल्म और साधारण एडवेंचर में बदलकर एक महान काया यात्रा बन जाती है। गैंडाल्फ फ्रोडो को समझाते हैं कि इस अंगूठी को किसी भी हालत में सौरान के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूरी मध्य पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। इसी कारण फ्रोडो को इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि वह ना तो योद्धा है और ना ही उसे दुनिया की राजनीति का युद्ध का कोई अनुभव है। फिर भी वह इस काम को स्वीकार करता है, जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी को दर्शाता है, साहस और कार्यनिष्ठा। इसके बाद फ्रोडो अपने दोस्तों सैम, मैरी और पिपिन के साथ शायर छोड़ता है। यह अध्याय भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक शांत और सुरक्षित जीवन को पीछे छोड़कर वह अनजाने खतरे की ओर बढ़ते हैं। ये पल हर उस व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कभी अपने सपनों या कार्यों के लिए आराम को त्यागा हो। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, फिल्म का माहौल धीरे धीरे डरावना और गंभीर होता जाता है। काले कपड़ों में सजे नाच गुल्स यानी रिंगेर्थ उनका पीछा करने लगते हैं। ये सौरान के सेवक हैं जो अंगूठी को वापस लाने के लिए भेजे गए हैं। इनका रहस्यमय और भयावह रूप फिल्म में
सस्पेंस और थ्रिलर को बढ़ाता है। इन माध्यम में संगीत, कैमरा एंगल और लाइटिंग का इस्तेमाल बेहद प्रभावशाली है। फ्रोंडो की चोट और रिवेंडेल तक की यात्रा कहानी का एक भावनात्मक मोड़ है। जब वह नाज़गुल द्वारा घायल होता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इस समय अरबेन का प्रभाव कहानी को नई ऊर्जा देता है। अरबेन का साहस और करुणा दर्शाती है कि इस युद्ध में महिलाएं भी उतनी ही मजबूत हैं जितने पुरुष। उनका फ्रोंडो को बचाने का उद्देश्य फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है। रिवेंडेल पहुंचने के बाद कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहां सभी यात्रियों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। इंसान, एल्फ, बौने और हॉबिट, यह सभा फिल्म की वैचारिक नींव बनाती है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि अकेले कोई भी सौरान का सामना नहीं कर सकता, सबको मिलकर लड़ना होगा। यही विचार फेलोशिप की नींव रखता है। इस सभा में बोरोमिर, आरागोन, लेगोलास, गिम्ली और गैंडाल्फ जैसे महत्वपूर्ण किरदार सामने आते हैं। ये किरदार की अपनी सोच, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत है। बोरोमिर अंगूठी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर छिपी लालसा को दिखाता है। आरागोन अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने अतीत से डरता है। लेगोलास और गिम्ली के बीच की हल्की नोकझोंक कहानी में हास्य जोड़ती है। फ्रोडो का ये कहना कि वह खुद अंगूठी को मरोड़ कर ले जाएगा, फिल्म का सबसे प्रेरणादायक शख्स है। ये दर्शाता है कि नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आता है। इसी के साथ 9 सदस्य की फेलोशिप बनती है, जो इस प्रकार है: फ्रोंडो, सैम, मैरी, पिपिन, गैंडाल्फ, आरागोन, बोरोमिर, लेगोलास और गिम्ली। यह समूह अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का प्रतीक है, जो एक लक्ष्य के लिए एकजुट होता है। इसके बाद उनकी यात्रा पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली घाटियों से होती हुई आगे बढ़ती है। हर जगह नए खतरे और चुनौतियां उनका इंतजार करती हैं। पहाड़ों में तूफान का काराद्रम और गुफाओं में प्रवेश फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। इन हादसों से सिनेमाटोग्राफी और VFX का शानदार उपयोग हुआ है। काराद्रम की गुफाओं में बालरोग से गैंडाल्फ की लड़ाई फिल्म का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली दृश्य है। गैंडाल्फ का बलिदान दर्शकों को झकझोर देता है। उनका "यू शैल नॉट पास" संवाद आज भी सिनेमा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध संवादों में से गिना जाता है। ये दृश्य बताता है कि सच्चा नेता अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। गैंडाल्फ की मृत्यु के बाद फेलोशिप टूटने के कगार पर आ जाती है। सभी सदस्य दुख, डर और भ्रम में डूब जाते हैं। यह हिस्सा फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है और दर्शकों को यह एहसास कराता है कि यह यात्रा आसान नहीं है और इसमें बलिदान जरूरी है। फिल्म का तीसरा भाग भावनात्मक रूप से सबसे अधिक गहराई वाला हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे बाहरी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक इंसान का अंदरूनी संघर्ष होता है। जैसे जैसे फेलोशिप की यात्रा आगे बढ़ती है, अंगूठी का प्रभाव धीरे धीरे सदस्यों पर पड़ने लगता है। यह अंगूठी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह लालच, अहंकार और कमजोरी का भी प्रतिनिधित्व करती है। हर व्यक्ति इसके प्रभाव से अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर बोरोमिर पर दिखाई देता है। बोरोमिर एक बहादुर योद्धा है जो
अपने राज्य गंडोर और अपने पिता के प्रति बहुत वफादार है। वह अपने देश को बचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहता है। इसी कारण वह अंगूठी को एक हथियार के रूप में देखता है। उसकी नज़र में यह अंगूठी सोरान को हराने का सबसे आसान रास्ता है। शुरुआत में उसकी सोच व्यावहारिक लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह लालच में बदल जाती है। फिल्म बहुत ही श्रमक्षा से यह दिखाती है कि कैसे ये एक अच्छा इंसान भी धीरे धीरे गलत रास्ते पर आ जाता है। बोरोमिर का फ्रोंडो के प्रति व्यवहार समय के साथ बदलता जाता है। पहले वह उसे एक छोटे और कमज़ोर साथी की तरह देखता है, लेकिन बाद में वह उसे अंगूठी का मालिक मानकर ईर्ष्या और असंतोष महसूस करने लगता है। वह फ्रोडो को समझाने की कोशिश करता है कि वह अंगूठी उसे दे दे ताकि वह उसका सही उपयोग कर सके। ये दृश्य बेहद भावनात्मक है, क्योंकि इसमें ये देखते हैं कि बोरोमिर खुद अपने अंदर के संघर्ष से जुड़ रहा है। वह बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन अंगूठी उसकी कमजोरी को उजागर कर देती है। दूसरी ओर रागरना का किरदार इस भाग में और भी मजबूत होकर सामने आता है। शुरुआत में आरगिरना अपने राजसी अतीत से भागता हुआ दिखाई देता है। वह खुद को राजा बनने के लायक नहीं मानता। उससे डर है कि कहीं वह भी अपने पूर्वजों की तरह शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, वह धीरे धीरे नेतृत्व की जिम्मेवारी स्वीकार करने लगता है। गिडाल्फ की मृत्यु के बाद वह फेलोशिप का अनौपचारिक नेता बन जाता है। रागरना का नेतृत्व बहुत शांत और विनम्र है। वह आदेश नहीं देता, बल्कि उदाहरण पेश करता है। वह सबसे आगे चलता है, सबसे पहले खतरे का सामना करता है और सबसे बाद में आराम करता है। ये गुण उसे एक सच्चा राजा बनाते हैं। उसका चरित्र यह संदेश देता है कि असली नेतृत्व श्रद्धा से नहीं, सेवा से आता है। इस भाग में लेगोलास और गिमली के रिश्ते में भी बदलाव आता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि एल्फ और बोनो के बीच पुरानी दुश्मनी है। लेकिन यात्रा के दौरान वह एक दूसरे की बहादुरी और ईमानदारी को समझने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती पनपती है, जो आगे चलकर पूरी एकती में एक मजबूत भावनात्मक धागा बन जाती है। ये दोस्ती दर्शाती है कि पुराने भेदभाव भी साझा उद्देश्य के सामने खत्म हो सकते हैं। फेलोशिप जब लोरियन पहुंचती है तो कहानी में एक शांत और आध्यात्मिक माहौल आता है। यह स्थान एल्फों का पवित्र वन है, जहां समय जैसे थम सा जाता है। फिल्म का चौथा भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल अपनी कहानी के कारण महान नहीं, बल्कि उसकी तकनीकी और कलात्मक गुणवत्ताओं भी इसे अमर बनाती हैं। निर्देशक पीटर जैक्सन ने जिस सत्र की मेहनत, कल्पना शक्ति और समर्पणता के साथ इस फिल्म को बनाया है, वह आज भी फिल्म निर्माता के छात्रों और निर्देशकों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने केवल एक उपन्यास को फिल्म में नहीं बदला, बल्कि एक पूरी दुनिया को जीवंत कर दिया। पीटर जैक्सन का निर्देशन संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भावनात्मक उद्देश्यों, एक्शन, संवाद और उदासीनता भावनाओं का इस तरह जोड़ा है कि कोई भी दबाव दूसरे पर हावी नहीं होता। फिल्म कभी भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ती। हर उद्देश्य को सांस लेने का समय दिया गया है। यही कारण है कि दर्शक कहानी से गहराई से जुड़ पाता है। जैक्सन जानते थे कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और उन्होंने उसी
तरह प्रस्तुत किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एंड्रयू लैक्सी द्वारा की गई है, जो इस फिल्म की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यूजीलैंड के प्राचीनतम उद्देश्यों को जिस खूबसूरती से कैमरे में कैद किया गया है, वह मध्य पृथ्वी को वास्तविक बना देता है। पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की गहराई, नदियों की शांति और मैदानों की विशालता, सब कुछ दर्शकों को एक जादुई अनुभव देता है। वाइड शॉट्स हमें दुनिया का भव्यता दिखाते हैं, जबकि क्लोजअप शॉट्स किरदारों का भव्यानों का उजागर करते हैं। लाइटिंग और रंगों का प्रयोग भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। शायर को गर्म और हालांकि रंगों में दिखाना गया है, जो शांति और खुशी का प्रतीक है। हावर्ड शोर का संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उनका कंपोज किया गया बैकग्राउंड स्कोर भावनाओं को नई गुना बढ़ा देता है। शायर की थीम हमें सुकून देती है, फेलोशिप की थीम साहस जगाती है और सोरान की थीम डर पैदा करती है। ये संगीत केवल बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी हैं। आज के अनुनिधि VFX के बावजूद इस फिल्म के प्रभाव आज भी प्रभावशाली लगते हैं। मिनिएचर मॉडल्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वास्तविक सेट्स का मिश्रण इसका संभावनिक है कि दर्शकों को फ़र्क महसूस नहीं होता। मेकअप, कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिज़ाइन भी फिल्म को बहुत अच्छा बनाते हैं। हर जाति का अपना अपना अलग अलग पहनावा, हथियार और वास्तुकला है। एल्फ के कपड़े हल्के और सुंदर हैं, बानों के भारी और मजबूत, इंसानों के व्यवहारिक और सादा। ये विवरण फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है। प्रतीकवाद इस फिल्म को एक बेहतरीन महत्वपूर्ण पहलू है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और आलोचकों से भी प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि इसने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली है। यह केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की याद बन गई है। फिल्म के अंतिम भाग में जब हम पूरी कहानी, उसके भावनात्मक प्रभाव और कलात्मक सत्र को एक साथ देखते हैं, तब ये श्रेष्ठ हो जाता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल एक फैंटेसी फिल्म नहीं है, बल्कि ये सिनेमा की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये फिल्म दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि उन्हें सोचने, महसूस करने को, खुद से जुड़ने का मौका भी देती है। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि ये कल्पना और वास्तविक भावनाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाती है। अगर इस फिल्म की तुलना इसके बाद आने वाले भागों द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग पूरी यात्री की नींव है। यहाँ दूसरे और तीसरे भाग में युद्ध, राजनीति और बड़े संघर्ष दिखाए जाते हैं। वही पहला भाग भावनाओं, रिश्तों और किरदारों को स्थापित करता है। बिना इस मजबूत शुरुआत के आगे की कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी की सादगी और गहराई है। कहानी मूल रूप में से एक छोटे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी की कहानी है। फ्रेंडो जैसा किरदार साधारण ये सिखाता है कि हीरो बनने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि साहसी और ईमानदार होना जरूरी है। यही विचार इस फिल्म को हर उम्र और हर संस्कृति के लोगों से जोड़ता है। किरदारों की मजबूती भी इस फिल्म का मुख्य स्तंभ है। हर पात्र का अपना उद्देश्य, संघर्ष और विकास है। इस फिल्म का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसमें फैंटेसी जानर को सम्मान दिलाया। पहले फैंटेसी को बच्चों का मनोरंजन समझा जाता था, लेकिन इस फिल्म ने साबित किया कि यह गंभीर, पारंपरिक और कल्पनात्मक भी हो सकते हैं।
इसके बाद बनी कई बड़ी फिल्मों और सीरीज इसी से प्रेरित हैं। अंत में अगर इस फिल्म को एक वाक्य में प्रतिभाषित करना हो तो यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल मध्य पृथ्वी तक नहीं जाती बल्कि सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग का मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $897 मिलियन एंड इस मूवी का बजट है $93 मिलियन। सो आप ज़रूर देख सकते हो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग, जो मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी। अगर आप इस मूवी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में आपको फुल मूवी के बारे में पता चल जाएगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग साल 2001 में रिलीज़ हुई एक ऐसी फिल्म है जिसने फैंटेसी सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये फिल्म केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है बल्कि यह दोस्ती, बलिदान, साहस और बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई का एक गहरा प्रतीक है। निर्देशक पीटर जैक्सन द्वारा बनाई गई ये फिल्म J.R.R. टोल्किन के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म दर्शकों को एक काल्पनिक दुनिया मध्य पृथ्वी में ले जाती है जहाँ जादू, एल्फ, बौने, हॉबिट, इंसान और दृश्य शक्तियों एक साथ मौजूद हैं। इस दुनिया को इसकी इतनी बारीकी और सच्चाई के साथ दिखाया गया है कि दर्शक खुद को इसका हिस्सा महसूस करने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह कल्पना को वास्तविकता का रूप दे देती है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी और गंभीर माहौल से होती है जहां हमें एक शक्तिशाली अंगूठी वन रिंग के बारे में बताया जाता है। ये अंगूठी बुराई के राजा सौरान द्वारा बनाई गई थी जिसका उद्देश्य पूरी मध्य पृथ्वी पर राज करना था। इस अंगूठी में इतनी शक्ति है कि ये किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है और उसे बुराई की ओर ले जा सकती है। यही अंगूठी पूरी कहानी का केंद्र बनती है। कहानी हमें एक छोटे से 7 गांव शायर में ले जाती है जहां हॉबिट रहते हैं, जहां का माहौल बहुत सरल, सुंदर और शक्तिपूर्ण है। यही शांति फिल्म की भावनात्मक नींव बनाती है क्योंकि आगे चलकर जब खतरे आते हैं तो हमें समझ आता है कि इस शांति को बचाना कितना ज़रूरी है। फ्रोडो बैगिस नाम का एक साधारण हॉबिट इस कहानी का नायक है जिसे अनजाने में इस सबसे खतरनाक जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। पीटर जैक्सन ने मध्य पृथ्वी को जिस तरह से पर्दे पर उतारा है वह अद्भुत है। पहाड़, जंगल, नदियाँ, महल, गुफाएं और गांव, हर जगह इतनी खूबसूरती और विस्तार के साथ दिखाया गया है कि यह दुनिया असली लगने लगती है। दर्शक केवल कहानी नहीं देखता बल्कि उस दुनिया में जीने लगता है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा दर्शकों को धीरे धीरे इस विशाल कहानी के लिए तैयार करता है। ये जल्दबाजी नहीं करता, यह हमें किरदारों से जोड़ता है, उनकी ज़िंदगी दिखाता है और फिर धीरे धीरे खतरे की आहट देता है। यही धैर्य फिल्म को खास बनाता है। आज के तेज रफ्तार सिनेमा के मुकाबले यह फिल्म समय लेकर अपनी कहानी कहती है और यही इसकी ताकत है। फ्रोडो का किरदार मासूमियत और साहस का प्रतीक है। वह कोई योद्धा नहीं है, ना ही उसके पास कोई विशेष शक्ति है, फिर भी वह सबसे बड़ा बोझ उठाता है।
ये दर्शाता है कि असली हीरो वही होता है जो डर के बावजूद सही काम करता है। उसके साथ उसके दोस्त सैम, मैरी और पिपिन भी कहानी को भावनात्मक गहराई देते हैं। गैंडाल्फ का किरदार इस फिल्म की आत्मा है। वह ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का प्रतीक है। वह फ्रोडो को सही रास्ता दिखाता है और उसे इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार करता है। गैंडाल्फ के संवाद और उनकी मौजूदगी फिल्म को गंभीरता और गहराई देती है। फिल्म का संगीत भी इसकी आत्मा का हिस्सा है। हावर्ड शोर द्वारा बनाया गया बैकग्राउंड म्यूजिक हर और से और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, चाहे शायर की शांति हो या सोरास का डर। संगीत पर भावना को मजबूती देता है। कुल मिलाकर फिल्म का पहला भाग दर्शकों को एक विशाल और जादुई यात्रा के लिए तैयार करता है। यह हमें बताता है कि आगे जो होने वाला है वह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष है। फिल्म का दूसरा भाग कहानी को एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां से यह केवल एक शांत गांव की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे मध्य पृथ्वी के भविष्य से जुड़ जाती है। गैंडाल्फ जब यह समझ जाते हैं कि फ्रोडो के पास जो अंगूठी है वह असली वन रिंग है, तब कहानी में गंभीरता आ जाती है। यह एहसास कि इतनी खतरनाक शक्ति एक छोटे से हॉबिट के हाथ में है, दर्शकों के मन में भी डर और चिंता पैदा करता है। यही से फिल्म और साधारण एडवेंचर में बदलकर एक महानकाय यात्रा बन जाती है। गैंडाल्फ फ्रोडो को समझाते हैं कि इस अंगूठी को किसी भी हालत में सौरान के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूरी मध्य पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। इसी कारण फ्रोडो को इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि वह ना तो योद्धा है और ना ही उसे दुनिया की राजनीति का युद्ध का कोई अनुभव है। फिर भी वह इस काम को स्वीकार करता है, जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी को दर्शाता है, साहस और कार्यनिष्ठा। इसके बाद फ्रोडो अपने दोस्तों सैम, मैरी और पिपिन के साथ शायर छोड़ता है। यह अध्याय भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक शांत और सुरक्षित जीवन को पीछे छोड़कर वह अनजाने खतरे की ओर बढ़ते हैं। ये पल हर उस व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कभी अपने सपनों या कार्यालयों के आराम आराम को त्यागा हो। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, फिल्म का माहौल धीरे धीरे डरावना और गंभीर होता जाता है। काले कपड़ों में सजे नाज़गुल्स यानी रिंगेर्थ उनका पीछा करने लगते हैं। ये सौरान के सेवक हैं जो अंगूठी को वापस लाने के लिए भेजे गए हैं। इनका रहस्यमय और भयावह रूप फिल्म में सस्पेंस और थ्रिलर को बढ़ाता है। इन माध्यमों में संगीत, कैमरा एंगल और लाइटिंग का इस्तेमाल बेहद प्रभावशाली है। फ्रोडो की चोट और रिवेंडेल तक की यात्रा कहानी का एक भावनात्मक मोड़ है। जब वह नाज़गुल द्वारा घायल होता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इस समय अरवेन का प्रभाव कहानी को नई ऊर्जा देता है। अरवेन का साहस और करुणा दर्शाती है कि इस युद्ध में महिलाएं भी उतनी ही मजबूत हैं जितने पुरुष। उनका फ्रोडो को बचाने का उद्देश्य फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है।
रिवेंडेल पहुंचने के बाद कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहां सभी यात्रियों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। इंसान, एल्फ, बौने और हॉबिट, यह सभा फिल्म की वैचारिक नींव बनाती है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि अकेले कोई भी सौरान का सामना नहीं कर सकता, सबको मिलकर लड़ना होगा। यही विचार फेलोशिप की नींव रखता है। इस सभा में बोरोमिर, आरागोन, लेगोलास, गिम्ली और गैंडाल्फ जैसे महत्वपूर्ण किरदार सामने आते हैं। ये किरदार की अपनी सोच, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत है। बोरोमिर अंगूठी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर छिपी लालसा को दिखाता है। आरागोन अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने अतीत से डरता है। लेगोलास और गिम्ली के बीच की हल्की नोकझोंक कहानी में हास्य जोड़ती है। फ्रोडो का ये कहना कि वह खुद अंगूठी को मरोड़ कर ले जाएगा, फिल्म का सबसे प्रेरणादायक शख्स है। ये दर्शाता है कि नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आता है। इसी के साथ 9 सदस्य की फेलोशिप बनती है, जो इस प्रकार है: फ्रोडो, सैम, मैरी, पिपिन, गैंडाल्फ, आरागोन, बोरोमिर, लेगोलास और गिम्ली। यह समूह अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का प्रतीक है, जो एक लक्ष्य के लिए एकजुट होता है। इसके बाद उनकी यात्रा पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली घाटियों से होती हुई आगे बढ़ती है। हर जगह नए खतरे और चुनौतियां उनका इंतजार करती हैं। पहाड़ों में तूफान का काराद्रम और गुफाओं में प्रवेश फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। इन हादसों से सिनेमाटोग्राफी और VFX का शानदार उपयोग हुआ है। काराद्रम की गुफाओं में बालरोग से गैंडाल्फ की लड़ाई फिल्म का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली दृश्य है। गैंडाल्फ का बलिदान दर्शकों को झकझोर देता है। उनका "यू शैल नॉट पास" संवाद आज भी सिनेमा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध संवादों में से गिना जाता है। ये दृश्य बताता है कि सच्चा नेता अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। गैंडाल्फ की मृत्यु के बाद फेलोशिप टूटने के कगार पर आ जाती है। सभी सदस्य दुख, डर और भ्रम में डूब जाते हैं। यह हिस्सा फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है और दर्शकों को यह एहसास कराता है कि यह यात्रा आसान नहीं है और इसमें बलिदान जरूरी है। फिल्म का तीसरा भाग भावनात्मक रूप से सबसे अधिक गहराई वाला हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे बाहरी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक इंसान का अंदरूनी संघर्ष होता है। जैसे जैसे फेलोशिप की यात्रा आगे बढ़ती है, अंगूठी का प्रभाव धीरे धीरे सदस्यों पर पड़ने लगता है। यह अंगूठी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह लालच, अहंकार और कमजोरी का भी प्रतिनिधित्व करती है। हर व्यक्ति इसके प्रभाव से अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर बोरोमिर पर दिखाई देता है। बोरोमिर एक बहादुर योद्धा है जो अपने राज्य गंडोर और अपने पिता के प्रति बहुत वफादार है। वह अपने देश को बचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहता है। इसी कारण वह अंगूठी को एक हथियार के रूप में देखता है। उसकी नज़र में यह अंगूठी सौरान को हराने का सबसे आसान रास्ता है। शुरुआत में उसकी सोच व्यावहारिक लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह लालच में बदल जाती है। फिल्म बहुत ही श्रमक्षा से यह दिखाती है कि कैसे ये एक अच्छा इंसान भी धीरे धीरे गलत रास्ते पर आ जाता है। बोरोमिर का फ्रोडो के प्रति व्यवहार समय के साथ बदलता जाता है। पहले वह उसे एक छोटे और कमज़ोर साथी की तरह देखता है, लेकिन बाद में वह उसे अंगूठी का मालिक मानकर
ईर्ष्या और असंतोष महसूस करने लगता है। वह फ्रोडो को समझाने की कोशिश करता है कि वह अंगूठी उसे दे दे ताकि वह उसका सही उपयोग कर सके। ये दृश्य बेहद भावनात्मक है क्योंकि इसमें ये देखते हैं कि बोरोमिर खुद अपने अंदर के संघर्ष से जुड़ रहा है। वह बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन अंगूठी उसकी कमजोरी को उजागर कर देती है। दूसरी ओर रागरना का किरदार इस भाग में और भी मजबूत होकर सामने आता है। शुरुआत में रागरना अपने राजसी अतीत से भागता हुआ दिखाई देता है। वह खुद को राजा बनने के लायक नहीं मानता। उससे डर है कि कहीं वह भी अपने पूर्वजों की तरह शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, वह धीरे धीरे नेतृत्व की जिम्मेवारी स्वीकार करने लगता है। गिडाल्फ की मृत्यु के बाद वह फेलोशिप का अनौपचारिक नेता बन जाता है। रागरना का नेतृत्व बहुत शांत और विनम्र है। वह आदेश नहीं देता, बल्कि उदाहरण पेश करता है। वह सबसे आगे चलता है, सबसे पहले खतरे का सामना करता है और सबसे बाद में आराम करता है। ये गुण उसे एक सच्चा राजा बनाते हैं। उसका चरित्र यह संदेश देता है कि असली नेतृत्व श्रद्धा से नहीं, सेवा से आता है। इस भाग में लेगोलास और गिमली के रिश्ते में भी बदलाव आता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते क्योंकि एल्फ और बोनो के बीच पुरानी दुश्मनी है, लेकिन यात्रा के दौरान वह एक दूसरे की बहादुरी और ईमानदारी को समझने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती पनपती है, जो आगे चलकर पूरी एकती में एक मजबूत भावनात्मक धागा बन जाती है। ये दोस्ती दर्शाती है कि पुराने भेदभाव भी साझा उद्देश्य के सामने खत्म हो सकते हैं। फेलोशिप जब लोरियन पहुंचती है तो कहानी में एक शांत और आध्यात्मिक माहौल आता है। यह स्थान एल्फों का पवित्र वन है, जहां समय जैसे थम सा जाता है। फिल्म का चौथा भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल अपनी कहानी के कारण महान नहीं, बल्कि उसकी तकनीकी और कलात्मक गुणवत्ताओं भी इसे अमर बनाती हैं। निर्देशक पीटर जैक्सन ने जिस सत्र की मेहनत, कल्पना शक्ति और समर्पणता के साथ इस फिल्म को बनाया है, वह आज भी फिल्म निर्माता के छात्रों और निर्देशकों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने केवल एक उपन्यास को फिल्म में नहीं बदला, बल्कि एक पूरी दुनिया को जीवंत कर दिया। पीटर जैक्सन का निर्देशन संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भावनात्मक उद्देश्यों, एक्शन, संवाद और उदासीनता भावनाओं का इस तरह जोड़ा है कि कोई भी तत्व दूसरे पर हावी नहीं होता। फिल्म कभी भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ती। हर उद्देश्य को सांस लेने का समय दिया गया है। यही कारण है कि दर्शक कहानी से गहराई से जुड़ पाता है। जैक्सन जानते थे कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और उन्होंने उसी तरह प्रस्तुत किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एंड्रयू लैक्सी द्वारा की गई है, जो इस फिल्म की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यूजीलैंड के प्राचीनतम उद्देश्यों को जिस खूबसूरती से कैमरे में कैद किया गया है, वह मध्य पृथ्वी को वास्तविक बना देता है। पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की गहराई, नदियों की शांति और मैदानों की विशालता, सब कुछ दर्शकों को एक जादुई अनुभव देता है। वाइड शॉट्स हमें दुनिया का भव्यता दिखाते हैं, जबकि क्लोजअप शॉट्स किरदारों का भव्यानों का उजागर करते हैं। लाइटिंग और रंगों का प्रयोग भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। शायर को गर्म और हालांकि रंगों में दिखाना गया है, जो शांति और खुशी का प्रतीक है।
हावर्ड शोर का संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उनका कंपोज किया गया बैकग्राउंड स्कोर भावनाओं को नई गुना बढ़ा देता है। शायर की थीम हमें सुकून देती है, फेलोशिप की थीम साहस जगाती है और सोरान की थीम डर पैदा करती है। ये संगीत केवल बैकग्राउंड नहीं है बल्कि कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी हैं। आज के अनुनिधि VFX के बावजूद इस फिल्म के प्रभाव आज भी प्रभावशाली लगते हैं। मिनिएचर मॉडल्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वास्तविक सेट्स का मिश्रण इसका संभावनिक है कि दर्शकों को फ़र्क महसूस नहीं होता। मेकअप, कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिज़ाइन भी फिल्म को बहुत अच्छा बनाते हैं। हर जाति का अपना अपना अलग अलग पहनावा, हथियार और वास्तुकला है। एल्फ के कपड़े हल्के और सुंदर हैं, बौनों के भारी और मजबूत, इंसानों के व्यवहारिक और सादा। ये विवरण फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है। प्रतीकवाद इस फिल्म को एक बेहतरीन महत्वपूर्ण पहलू है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और आलोचकों से भी प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि इसने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली है। यह केवल एक फिल्म नहीं है बल्कि एक पीढ़ी की याद बन गई है। फिल्म के अंतिम भाग में जब हम पूरी कहानी, उसके भावनात्मक प्रभाव और कलात्मक सत्र को एक साथ देखते हैं, तब ये श्रेष्ठ हो जाता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल एक फैंटेसी फिल्म नहीं है बल्कि यह सिनेमा की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये फिल्म दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि उन्हें सोचने, महसूस करने को, खुद से जुड़ने का मौका भी देती है। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह कल्पना और वास्तविक भावनाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाती है। अगर इस फिल्म की तुलना इसके बाद आने वाले भागों द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग से की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग पूरी यात्रा की नींव है। यहाँ दूसरे और तीसरे भाग में युद्ध, राजनीति और बड़े संघर्ष दिखाए जाते हैं। वही पहला भाग भावनाओं, रिश्तों और किरदारों को स्थापित करता है। बिना इस मजबूत शुरुआत के आगे की कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी की सादगी और गहराई है। कहानी मूल रूप में से एक छोटे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी की कहानी है। फ्रेंडो जैसा किरदार साधारण ये सिखाता है कि हीरो बनने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है बल्कि साहसी और ईमानदार होना जरूरी है। यही विचार इस फिल्म को हर उम्र और हर संस्कृति के लोगों से जोड़ता है। किरदारों की मजबूती भी इस फिल्म का मुख्य स्तंभ है। हर पात्र का अपना उद्देश्य, संघर्ष और विकास है। इस फिल्म का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसमें फैंटेसी जानर को सम्मान दिलाया। पहले फैंटेसी को बच्चों का मनोरंजन समझा जाता था, लेकिन इस फिल्म ने साबित किया कि यह गंभीर, पारंपरिक और कल्पनात्मक भी हो सकते हैं। इसके बाद बनी कई बड़ी फिल्मों और सीरीज इसी से प्रेरित हैं। अंत में अगर इस फिल्म को एक वाक्य में प्रतिभाषित करना हो तो यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल मध्य पृथ्वी तक नहीं जाती बल्कि सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग का मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $897 मिलियन एंड इस मूवी का बजट है $93 मिलियन। सो आप ज़रूर देख सकते हो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना।
तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग, जो मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी। अगर आप इस मूवी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में आपको फुल मूवी के बारे में पता चल जाएगा। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग साल 2001 में रिलीज़ हुई एक ऐसी फिल्म है जिसने फैंटेसी सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये फिल्म केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, बलिदान, साहस और बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई का एक गहरा प्रतीक है। निर्देशक पीटर जैक्सन द्वारा बनाई गई ये फिल्म J.R.R. टोल्किन के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म दर्शकों को एक काल्पनिक दुनिया मध्य पृथ्वी में ले जाती है, जहाँ जादू, एल्फ, बौने, हॉबिट, इंसान और दृश्य शक्तियों एक साथ मौजूद हैं। इस दुनिया को इसकी इतनी बारीकी और सच्चाई के साथ दिखाया गया है कि दर्शक खुद को इसका हिस्सा महसूस करने लगता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह कल्पना को वास्तविकता का रूप दे देती है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी और गंभीर माहौल से होती है, जहां हमें एक शक्तिशाली अंगूठी वन रिंग के बारे में बताया जाता है। ये अंगूठी बुराई के राजा सौरान द्वारा बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पूरी मध्य पृथ्वी पर राज करना था। इस अंगूठी में इतनी शक्ति है कि ये किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है और उसे बुराई की ओर ले जा सकती है। यही अंगूठी पूरी कहानी का केंद्र बनती है। कहानी हमें एक छोटे से 7 गांव शायर में ले जाती है, जहां हॉबिट रहते हैं, जहां का माहौल बहुत सरल, सुंदर और शक्तिपूर्ण है। यही शांति फिल्म की भावनात्मक नींव बनाती है, क्योंकि आगे चलकर जब खतरे आते हैं तो हमें समझ आता है कि इस शांति को बचाना कितना ज़रूरी है। फ्रोडो बैगिस नाम का एक साधारण हॉबिट इस कहानी का नायक है, जिसे अनजाने में इस सबसे खतरनाक जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। पीटर जैक्सन ने मध्य पृथ्वी को जिस तरह से पर्दे पर उतारा है वह अद्भुत है। पहाड़, जंगल, नदियाँ, महल, गुफाएं और गांव, हर जगह इतनी खूबसूरती और विस्तार के साथ दिखाया गया है कि यह दुनिया असली लगने लगती है। दर्शक केवल कहानी नहीं देखता, बल्कि उस दुनिया में जीने लगता है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा दर्शकों को धीरे धीरे इस विशाल कहानी के लिए तैयार करता है। ये जल्दबाजी नहीं करता, यह हमें किरदारों से जोड़ता है, उनकी ज़िंदगी दिखाता है और फिर धीरे धीरे खतरे की आहट देता है। यही धैर्य फिल्म को खास बनाता है। आज के तेज़ रफ्तार सिनेमा के मुकाबले ये फिल्म समय लेकर अपनी कहानी कहती है और यही इसकी ताकत है। फ्रोडो का किरदार मासूमियत और साहस का प्रतीक है। वह कोई योद्धा नहीं है, ना ही उसके पास कोई विशेष शक्ति है, फिर भी वह सबसे बड़ा बोझ उठाता है। ये दर्शाता है कि असली हीरो वही होता है जो डर के बावजूद सही काम करता है। उसके साथ उसके दोस्त सैम, मैरी और पिपिन भी कहानी को भावनात्मक गहराई देते हैं। गैंडाल्फ का किरदार इस फिल्म की आत्मा है। वह ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का प्रतीक है। वह फ्रोडो को सही रास्ता दिखाता है और उसे इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार करता है। गैंडाल्फ के संवाद और उनकी मौजूदगी फिल्म को गंभीरता और गहराई देती है। फिल्म का संगीत भी इसकी आत्मा का हिस्सा है।
हावर्ड शोर द्वारा बनाया गया बैकग्राउंड म्यूजिक हर और से और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, चाहे शायर की शांति हो या स्वराज का डर। संगीत पर भावना को मजबूती देता है। कुल मिलाकर फिल्म का पहला भाग दर्शकों को एक विशाल और जादुई यात्रा के लिए तैयार करता है। यह हमें बताता है कि आगे जो होने वाला है वह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष है। फिल्म का दूसरा भाग कहानी को एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां से यह केवल एक शांत गांव की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे मध्य पृथ्वी के भविष्य से जुड़ जाती है। गैंडाल्फ जब यह समझ जाते हैं कि फ्रोडो के पास जो अंगूठी है वह असली वन रिंग है, तब कहानी में गंभीरता आ जाती है। यह एहसास कि इतनी खतरनाक शक्ति एक छोटे से हॉबिट के हाथ में है, दर्शकों के मन में भी डर और चिंता पैदा करता है। यही से फिल्म और साधारण एडवेंचर में बदलकर एक महान काया यात्रा बन जाती है। गैंडाल्फ फ्रेंडो को समझाते हैं कि इस अंगूठी को किसी भी हालत में सौरान के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पूरी मध्य पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। इसी कारण फ्रोडो को इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि वह ना तो योद्धा है और ना ही उसे दुनिया की राजनीति का युद्ध का कोई अनुभव है। फिर भी वह इस काम को स्वीकार करता है, जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी को दर्शाता है, साहस और कार्यनिष्ठा। इसके बाद फ्रोडो अपने दोस्तों सैम, मैरी और पिपिन के साथ शायर छोड़ता है। यह अध्याय भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक शांत और सुरक्षित जीवन को पीछे छोड़कर वह अनजाने खतरे की ओर बढ़ते हैं। ये पल हर उस व्यक्ति से जुड़ता है जिसने कभी अपने सपनों या कार्यालयों के लिए आराम को त्यागा हो। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, फिल्म का माहौल धीरे धीरे डरावना और गंभीर होता जाता है। काले कपड़ों में सजे नाज़गुल्स यानी रिंगेर्थ उनका पीछा करने लगते हैं। ये सौरान के सेवक हैं जो अंगूठी को वापस लाने के लिए भेजे गए हैं। इनका रहस्यमय और भयावह रूप फिल्म में सस्पेंस और थ्रिलर को बढ़ाता है। इन माध्यम में संगीत, कैमरा एंगल और लाइटिंग का इस्तेमाल बेहद प्रभावशाली है। फ्रोडो की चोट और रिवेंडेल तक की यात्रा कहानी का एक भावनात्मक मोड़ है। जब वह नाज़गुल द्वारा घायल होता है तो उसकी हालत गंभीर हो जाती है। इस समय अरवेन का प्रभाव कहानी को नई ऊर्जा देता है। अरवेन का साहस और करुणा दर्शाती है कि इस युद्ध में महिलाएं भी उतनी ही मजबूत हैं जितने पुरुष। उनका फ्रोडो को बचाने का उद्देश्य फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक है। रिवेंडेल पहुंचने के बाद कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहां सभी यात्रियों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं। इंसान, एल्फ, बौने और हॉबिट। यह सभा फिल्म की वैचारिक नींव बनाती है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि अकेले कोई भी सौरान का सामना नहीं कर सकता, सबको मिलकर लड़ना होगा। यही विचार फेलोशिप की नींव रखता है। इस सभा में बोरोमिर, आरागोन, लेगोलास, गिम्ली और गैंडाल्फ जैसे महत्वपूर्ण किरदार सामने आते हैं।
ये किरदार की अपनी सोच, अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत है। बोरोमिर अंगूठी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर छिपी लालसा को दिखाता है। आरागोर्न अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने अतीत से डरता है। लोगोलास और गिमली के बीच की हल्की नोकझोंक कहानी में हास्य जोड़ती है। फ्रोडो का ये कहना कि वह खुद अंगूठी को मरोड़ कर ले जाएगा, फिल्म का सबसे प्रेरणादायक शख्स है। ये दर्शाता है कि नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से आता है। इसी के साथ 9 सदस्य की फॉलोशिप बनती है, जो इस प्रकार है: फ्रोडो, सैम, मैरी, पिपिन, गैंडाल्फ, आरागोर्न, बोरोमिर, लोगोलास और गिमली। यह समूह अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का प्रतीक है, जो एक लक्ष्य के लिए एकजुट होता है। इसके बाद उनकी यात्रा पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली घाटियों से होती हुई आगे बढ़ती है। हर जगह नए खतरे और चुनौतियां उनका इंतजार करती हैं। पहाड़ों में तूफान का काराद्रम और गुफाओं में प्रवेश फिल्म के सबसे रोमांचक हिस्सों में से एक है। इन हादसों से सिनेमाटोग्राफी और VFX का शानदार उपयोग हुआ है। काराद्रम की गुफाओं में बालरोग से गैंडाल्फ की लड़ाई फिल्म का सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली दृश्य है। गैंडाल्फ का बलिदान दर्शकों को झकझोर देता है। उनका "यू शैल नॉट पास" संवाद आज भी सिनेमा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध संवादों में से गिना जाता है। ये दृश्य बताता है कि सच्चा नेता अपने साथियों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। गैंडाल्फ की मृत्यु के बाद फॉलोशिप टूटने के कगार पर आ जाती है। सभी सदस्य दुख, डर और भ्रम में डूब जाते हैं। यह हिस्सा फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है और दर्शकों को यह एहसास कराता है कि यह यात्रा आसान नहीं है और इसमें बलिदान जरूरी है। फिल्म का तीसरा भाग भावनात्मक रूप से सबसे अधिक गहराई वाला हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे बाहरी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक इंसान का अंदरूनी संघर्ष होता है। जैसे जैसे फॉलोशिप की यात्रा आगे बढ़ती है, अंगूठी का प्रभाव धीरे धीरे सदस्यों पर पड़ने लगता है। यह अंगूठी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह लालच, अहंकार और कमजोरी का भी प्रतिनिधित्व करती है। हर व्यक्ति इसके प्रभाव से अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर बोरोमिर पर दिखाई देता है। बोरोमिर एक बहादुर योद्धा है जो अपने राज्य गंडोर और अपने पिता के प्रति बहुत वफादार है। वह अपने देश को बचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाना चाहता है। इसी कारण वह अंगूठी को एक हथियार के रूप में देखता है। उसकी नज़र में यह अंगूठी सोरान को हराने का सबसे आसान रास्ता है। शुरुआत में उसकी सोच व्यावहारिक लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह लालच में बदल जाती है। फिल्म बहुत ही श्रमक्षा से यह दिखाती है कि कैसे ये एक अच्छा इंसान भी धीरे धीरे गलत रास्ते पर आ जाता है। बोरोमिर का फ्रोडो के प्रति व्यवहार समय के साथ बदलता जाता है। पहले वह उसे एक छोटे और कमज़ोर साथी की तरह देखता है, लेकिन बाद में वह उसे अंगूठी का मालिक मानकर ईर्ष्या और असंतोष महसूस करने लगता है। वह फ्रोडो को समझाने की कोशिश करता है कि वह अंगूठी उसे दे दे ताकि वह उसका सही उपयोग कर सके। ये दृश्य बेहद भावनात्मक है, क्योंकि इसमें ये देखते हैं कि बोरोमिर खुद अपने अंदर के संघर्ष से जुड़ रहा है। वह बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन अंगूठी उसकी कमजोरी को उजागर कर देती है। दूसरी ओर आरागोर्न का किरदार इस भाग में और भी मजबूत होकर सामने आता है। शुरुआत में आरागोर्न अपने राजसी अतीत से भागता हुआ दिखाई देता है।
वह खुद को राजा बनने के लायक नहीं मानता। उससे डर है कि कहीं वह भी अपने पूर्वजों की तरह शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर बैठे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, वह धीरे धीरे नेतृत्व की जिम्मेवारी स्वीकार करने लगता है। गिडाल्फ की मृत्यु के बाद वह फेलोशिप का अनौपचारिक नेता बन जाता है। रागर्ना का नेतृत्व बहुत शांत और विनम्र है। वह आदेश नहीं देता, बल्कि उदाहरण पेश करता है। वह सबसे आगे चलता है, सबसे पहले खतरे का सामना करता है और सबसे बाद में आराम करता है। ये गुण उसे एक सच्चा राजा बनाते हैं। उसका चरित्र यह संदेश देता है कि असली नेतृत्व श्रद्धा से नहीं, सेवा से आता है। इस भाग में लेगोलास और गिमली के रिश्ते में भी बदलाव आता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि एल्फ और बोनो के बीच पुरानी दुश्मनी है। लेकिन यात्रा के दौरान वह एक दूसरे की बहादुरी और ईमानदारी को समझने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती पनपती है, जो आगे चलकर पूरी एकता में एक मजबूत भावनात्मक धागा बन जाती है। ये दोस्ती दर्शाती है कि पुराने भेदभाव भी साझा उद्देश्य के सामने खत्म हो सकते हैं। फेलोशिप जब लोरियन पहुंचती है तो कहानी में एक शांत और आध्यात्मिक माहौल आता है। यह स्थान एल्फों का पवित्र वन है, जहां समय जैसे थम सा जाता है। फिल्म का चौथा भाग हमें यह समझने में मदद करता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल अपनी कहानी के कारण महान नहीं, बल्कि उसकी तकनीकी और कलात्मक गुणवत्ताओं भी इसे अमर बनाती हैं। निर्देशक पीटर जैक्सन ने जिस सत्र की मेहनत, कल्पना शक्ति और समर्पणता के साथ इस फिल्म को बनाया है, वह आज भी फिल्म निर्माता के छात्रों और निर्देशकों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने केवल एक उपन्यास को फिल्म में नहीं बदला, बल्कि एक पूरी दुनिया को जीवंत कर दिया। पीटर जैक्सन का निर्देशन संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भावनात्मक उद्देश्यों, एक्शन, संवाद और उदासीनता भावनाओं का इस तरह जोड़ा है कि कोई भी तत्व दूसरे पर हावी नहीं होता। फिल्म कभी भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ती। हर उद्देश्य को सांस लेने का समय दिया गया है। यही कारण है कि दर्शक कहानी से गहराई से जुड़ पाता है। जैक्सन जानते थे कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और उन्होंने उसी तरह प्रस्तुत किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एंड्रयू लेक्सी द्वारा की गई है, जो इस फिल्म की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यूजीलैंड के प्राचीनतम उद्देश्यों को जिस खूबसूरती से कैमरे में कैद किया गया है, वह मध्य पृथ्वी को वास्तविक बना देता है। पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की गहराई, नदियों की शांति और मैदानों की विशालता, सब कुछ दर्शकों को एक जादुई अनुभव देता है। वाइड शॉट्स हमें दुनिया का भव्यता दिखाते हैं, जबकि क्लोजअप शॉट्स किरदारों का भव्यानों का उजागर करते हैं। लाइटिंग और रंगों का प्रयोग भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। शायर को गर्म और हालांकि रंगों में दिखाना गया है, जो शांति और खुशी का प्रतीक है। हावर्ड शोर का संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उनका कंपोज किया गया बैकग्राउंड स्कोर भावनाओं को नई गुना बढ़ा देता है। शायर की थीम हमें सुकून देती है, फेलोशिप की थीम साहस जगाती है और सोरान की थीम डर पैदा करती है। ये संगीत केवल बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी हैं। आज के अनुनिधि VFX के बावजूद इस फिल्म के प्रभाव आज भी प्रभावशाली लगते हैं।
मिनिएचर मॉडल्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वास्तविक सेट्स का मिश्रण इसका संभावनिक है कि दर्शकों को फ़र्क महसूस नहीं होता। मेकअप, कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिज़ाइन भी फिल्म को बहुत अच्छा बनाते हैं। हर जाति का अपना अपना अलग अलग पहनावा, हथियार और वास्तुकला है। एल्फ के कपड़े हल्के और सुंदर हैं, बानों के भारी और मजबूत, इंसानों के व्यवहारिक और सादा। ये विवरण फिल्म की गहराई को और बढ़ाता है। प्रतीकवाद इस फिल्म को एक बेहतरीन महत्वपूर्ण पहलू है। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और आलोचकों से भी प्रशंसा प्राप्त की, लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि इसने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली है। यह केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की याद बन गई है। फिल्म के अंतिम भाग में जब हम पूरी कहानी, उसके भावनात्मक प्रभाव और कलात्मक सत्र को एक साथ देखते हैं, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग केवल एक फैंटेसी फिल्म नहीं है, बल्कि यह सिनेमा की दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये फिल्म दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देती, बल्कि उन्हें सोचने, महसूस करने को, खुद से जुड़ने का मौका भी देती है। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह कल्पना और वास्तविक भावनाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाती है। अगर इस फिल्म की तुलना इसके बाद आने वाले भागों द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि द फेलोशिप ऑफ द रिंग पूरी यात्रा की नींव है। यहाँ दूसरे और तीसरे भाग में युद्ध, राजनीति और बड़े संघर्ष दिखाए जाते हैं। वही पहला भाग भावनाओं, रिश्तों और किरदारों को स्थापित करता है। बिना इस मजबूत शुरुआत के आगे की कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाती। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी की सादगी और गहराई है। कहानी मूल रूप में से एक छोटे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी की कहानी है। फ्रेंडो जैसा किरदार साधारण ये सिखाता है कि हीरो बनने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि साहसी और ईमानदार होना जरूरी है। यही विचार इस फिल्म को हर उम्र और हर संस्कृति के लोगों से जोड़ता है। किरदारों की मजबूती भी इस फिल्म का मुख्य स्तंभ है। हर पात्र का अपना उद्देश्य, संघर्ष और विकास है। इस फिल्म का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसमें फैंटेसी जानर को सम्मान दिलाया। पहले फैंटेसी को बच्चों का मनोरंजन समझा जाता था, लेकिन इस फिल्म ने साबित किया कि यह गंभीर, पारंपरिक और कल्पनात्मक भी हो सकते हैं। इसके बाद बनी कई बड़ी फिल्मों और सीरीज इसी से प्रेरित हैं। अंत में अगर इस फिल्म को एक वाक्य में प्रतिभाषित करना हो, तो यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल मध्य पृथ्वी तक नहीं जाती, बल्कि सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग का मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $897 मिलियन एंड इस मूवी का बजट है $93 मिलियन। सो आप ज़रूर देख सकते हो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना।